बाजार बोलता है इसमें एफआईज का डेटा एक बार देख लेते हैं। कल काफ़ी दिनों बाद एफआईज ने हल्के हाथ से ही सही लेकिन खरीदारी की है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में भी खरीदारी की। ये अच्छी बात थी। अगर हम देखें तो डीआईज की तरफ से खरीदारी का दौर चल ही रहा है। 1478 करोड़ रुपए की उन्होंने बाइंग की है कल के सत्र में। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल, क्योंकि कल हमने देखा कि डाउ जोन्स तो लाल निशान में था, लेकिन वहां पर नैस्डैक और S&P 500 ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। डाउ जोन्स करीब 1% गिरा, शंघाई में करीब अभी आज फ्लैट टू नेगेटिव ही चल रहा है। हैंसेंग और निकाई में करीब चौथाई से आधा % की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। वहीं कोस्पी में करीब आधा % से ज़्यादा की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में अच्छी स्ट्रेंथ लेकर चल रहे हैं। तो नेटवर्क 18 आफ्टर रिजल्ट्स 11% ऊपर, कॉफ़ी डे 10% ऊपर। इसमें कुछ बड़े निवेशकों की एंट्री की वजह से इस काउंटर पर कॉफ़ी डे में आज अच्छा उछाल देखने के लिए मिल रहा है। वारी में करीब 7% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। टीआई में करीब 7% और मेट्रोपोलिस में करीब 6% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस दिखा रहे हैं। तो वीकनेस दिखाने वाले काउंटर्स में गैब्रियल करीब 5.5% नीचे है, न्यूलैंड ऐप करीब 3.5%, जेपी पावर में आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। एल्कॉन इंजीनियरिंग और ओला इलेक्ट्रिक यहाँ पर करीब 2.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रेड डील पर अपडेट्स। तो ट्रेड डील पर अपडेट्स में ये है कि अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच ट्रेड डील हो रही है और इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ लगेगा। अमेरिकी गुड्स को इंडोनेशिया में फ्री एंट्री मिलेगी, यानी कि कोई टैरिफ नहीं लगेगा। इंडोनेशिया पर पहले 32% टैरिफ लगाया गया था। अब जो आज मार्केट थोड़ा सा परेशान है वो डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट है जिसमें कि उन्होंने कहा कि भारत के साथ भी हम ऐसी ही डील करने पर बातचीत कर रहे हैं। दैट मीन्स कि भारत को ट्रेड डील बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव शायद नहीं मिल रही है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिकेशन दिया है कि जैसी इंडोनेशिया के साथ डील की कि उनके गुड्स पर तो टैरिफ लगेगा और अमेरिका के गुड्स को फ्री एंट्री मिल जाएगी। तो ये थोड़ा सा मार्केट को थोड़ा सा परेशान कर रहा है। भारत अमेरिका की 5वें दौर की बातचीत वॉशिंगटन में जारी है। हमारा एक जो डेलीगेशन है ट्रेडिंग जो डील कर रहा है वॉशिंगटन के साथ लगातार बातचीत कर रहा है, वो गया हुआ है अमेरिका। तो ये अभी तक के ट्रेड डील के अपडेट। अविनाश सर, डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए इस बार ये तो नहीं बोला कि हम कल साइन कर देंगे, परसों साइन कर देंगे, अच्छी बात यही रही, लेकिन उन्होंने जो बोला कि इंडोनेशिया के साथ हम 19% जैसी ही डील करेंगे, वियतनाम के साथ भी उन्होंने 20% वाली डील की थी। तो ऐसे में इंडिया के क्या चांसेस हैं? इंडिया की कुछ बार्गेन पावर है? चलो अगर हमने कहा कि 17% 18% पर भी टैरिफ पर बात आ जाती है कि हम टैरिफ 17-18% उनके यहाँ पर एक्सेस मिलेगा, हमें 10% अभी बेस लाइन है, ये कितनी फेवरेबल डील हो जाएगी इंडिया के लिए? देखिए विवेक, अभी तो डील आई नहीं है, लेकिन जो इंडोनेशिया के साथ उन्होंने किया है, मुझे लगता है कि देखिए इंडिया डेफिनेटली यूएस के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ का जो मार्केट है बहुत ही बड़ा कंजम्पशन मार्केट है। और डिफेंस को लेके भी अगर वो इंडिया से बिजनेस करना चाहते हैं तो वो इंडिया को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ऐसा होना कि देखिए इंडोनेशिया में उन्होंने बोला है कि भाई जो प्रोडक्ट्स इंडोनेशिया यूएस को एक्सपोर्ट करेगा वहां पे टैरिफ लगेगा, और जो यूएस इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट करेगा वहां पे कुछ ड्यूटी नहीं लगेगी। तो मुझे लगता नहीं कि इंडिया को ऐसा डील मिलेगा, और इंडिया चाहेगी भी नहीं कि बेसिकली ऐसा कुछ हो। वो चाहेगी कि दोनों कंट्रीज में जो ट्रेड है वो फ्री ट्रेड हो, और कम से कम टैरिफ दोनों देशों पे ऊपर लगे। अभी जब टैरिफ आना ही है तब मुझे लगता है कि एक रीजनेबल लेवल अगर आता है तो इंडिया में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा अगर वन वे वाला टैरिफ डील आता है तो डेफिनेटली इंडिया इसको मंजूर नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में कोई डेस्परेशन है। देखिए हमारा भी एक क्लियर स्टैंड है कि हम उन्हीं लोगों के साथ बिजनेस करेंगे, यानी इंडिया उन्हीं लोगों के साथ बिजनेस करेगा जो फेयर और एक्सेप्टेबल टर्म्स एंड कंडीशंस देंगे। तो आई थिंक लेट अस वेट एंड वॉच विवेक, लेकिन डेफिनेटली ऐसा अगर डील आता है तो मार्केट को बहुत खराब लगेगा कि यहाँ पे यूएस के गुड्स मिलेंगे वो भी ड्यूटी फ्री, लेकिन हमारे गुड्स यूएस को जाएंगे तो वहां पे ड्यूटी लगेगी। तो ये थोड़ा सा मामला बिगड़ सकता है अगर ऐसा कुछ होता है, बट यहाँ पे अपने को वेट करना पड़ेगा फाइनल डिटेल्स आने की।
बिल्कुल, और इंडिया की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हम जो दुनिया के साथ अमेरिका ट्रेड डील कर रहा है उस पर क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि किस टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ डील हो रही है। शायद इंडिया इसीलिए जानबूझकर थोड़ा सा ट्रेड डील को डिले कर रहा है, क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि हमें कौन सी ट्रेड डील मिलती है, कहीं ऐसा ना हो कि हम हायर टैरिफ में फंस जाएं। बहुत स्मार्टली देखिए, इस समय इंडिया स्मार्टली प्ले तो कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ कैसे बात होगी और कैसी ट्रेड डील मिलेगी ये मार्केट जरूर देखना चाहेगा। लेकिन इस बीच में अमेरिकन मार्केट भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। भले ही कल डाउ जोन्स गिरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वहां पर जो S&P 500 है नए हाईज बनाता हुआ दिखाई दिया। इन्वीडिया का शेयर वहां पर कल 5% उछलता हुआ दिखाई दिया। अमेरिकी महंगाई दर गिरने का मार्केट पर असर देखने के लिए मिला। CPI दर 2.9% रही। अब फैट पर भी इंटरेस्ट रेट घटाने का दबाव आ रहा है, क्योंकि फैट की जो बैठक है 29-30 जुलाई को हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप लगातार उनसे बोल रहे हैं कि भाई आप इंटरेस्ट रेट कट करो। अविनाश सर, एक चीज़ तो है, देखिए, अगर आप इंडोनेशिया पर 19% ड्यूटी लगा रहे हो, आप वियतनाम पर 20% ड्यूटी लगा रहे हो, आप इंडिया पर भी कुछ ना कुछ ड्यूटी तो लगाओगे, चाइना पर भी लगाओगे। अब ब्रिटेन पर उन्होंने 10% बेसलाइन ड्यूटी लगाई। दैट मीन्स कि आपने अपने यहाँ पर ही आने वाले गुड्स को महंगा कर लिया। अब ऐसे में फेड गवर्नर से आप बोल रहे हो कि आप इंटरेस्ट रेट कम करो, इन्फ्लेशन अभी तक तो कंट्रोल में, क्योंकि अभी तक तो वहाँ पर टैरिफ का इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जब टैरिफ का एक्चुअल इम्पैक्ट आएगा तो इन्फ्लेशन तो वहाँ भी बढ़ेगी। तो ऐसे में इंटरेस्ट रेट कट की संभावना मार्केट सोचे या नहीं सोचे? नहीं, देखो विवेक, आपने सही कहा कि टैरिफ लगाने के बाद जब इम्प्लीमेंट होंगे और जब स्ट्रक्चर शुरू होगा, उसके बाद मेरे ख्याल से फेड एक डिसीजन लेगा। और फेड वही कह रहा है कि आपको पहले टैरिफ्स इम्प्लीमेंट करने चाहिए। और वैसे भी टैरिफ्स जब भी आप कोई भी देश के ऊपर लगाते हो तो वो इन्फ्लेशनरी होता है, यानी कि वो चीज महंगी होती है। और अगर चीजें महंगी हो गई तो ऑब्वियसली उसका असर इन्फ्लेशन पे होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, रेट कट का संभावना अभी तो कम लग रही है मेरे ख्याल से। ट्रम्प साहब ने कहा है कि 1 अगस्त से सारे टैरिफ्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे, जिनके साथ भी उन्होंने करार किया है। तो प्रोसेस चालू होने के बाद इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट आता है, वो देखने के बाद ही मेरे ख्याल से रेट कट की संभावना बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि रेट कट नहीं आएगा, बट जो इम्पैक्ट आएगा टैरिफ का वो मेरे ख्याल से फेड गवर्नर बराबर देखेंगे। और उसीलिए शायद पवेल साहब अभी भी रुके हुए हैं, अभी तक उन्होंने कोई जल्दबाजी का काम नहीं किया है। बिल्कुल ठीक है। तो ये पवेल साहब को अब देखना होगा। 29-30 जुलाई, इस बार पूरा महीना इंपॉर्टेंट है। 29-30 को फेड की पॉलिसी, उसके बाद 31 का आखिरी दिन, 1 अगस्त से टैरिफ का इम्प्लीमेंटेशन। तो जो लास्ट वीक ऑफ द लास्ट डेज ऑफ द वीक रहने वाले बड़े क्रूशल। और 31 जुलाई को एक्सपायरी, तो लोगों को कॉन्ट्रैक्ट अपने एक्सटेंड करने नहीं करने, रोल ओवर करने नहीं करने, बहुत बिजी वीक रहने वाला है जुलाई का एंड। लेकिन सर, एक और अच्छी खबर भी है कि भारत यूरोप के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत फिर एक बार पेस पकड़ रही है और 12वीं बार ये मीटिंग होने जा रही है और सितंबर में ये बातचीत शुरू होगी। भारत चाह रहा है कि जल्द से जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप के साथ तो कम से कम हो, और अब तो शायद यूरोप को भी जल्दबाजी होगी कि इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ले, क्योंकि अमेरिका के साथ तो उनके भी रिश्ते थोड़े खराब हुए हैं। साथ ही भारत एशियन देशों से भी रिव्यू मीटिंग अगस्त में करने जा रहा है, जहां पर कि FTA को बेहतर ढंग से स्ट्रक्चर करने के लिए भारत बात करेगा। सर, कैसे देखें, क्योंकि इंडिया ये साल शायद पूरा ट्रेड डील्स में ही निकलने वाला है। पहले अमेरिका के साथ, फिर यूरोप के साथ, फिर एशियन कंट्रीज़ के साथ स्ट्रक्चर होगी FTA पर बातचीत। तो ये कैसे देखें सर, जो ये शेयर्स हैं, जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड शेयर हैं, जो एक्सपोर्ट वाली कंपनियां हैं, और यूरोप के साथ क्या संभावना है, क्योंकि 12वीं बार मीटिंग हो रही है, कई सालों से चीज लटकी हुई है। नहीं, डेफिनेटली अच्छी बात है। देखिए, अगर यहाँ पे कोई समझौता होता है या ट्रेड डील साइन होता है तो कहीं ना कहीं देखिए इंडियन कंपनीज को एक अच्छा लॉन्ग टर्म ग्रोथ का एक रास्ता मिलेगा। अभी तो मैटर अनसर्टन है क्योंकि अभी तक फाइनल कुछ हुआ नहीं, लेकिन यूरोप और आसियान कंट्रीज का जो आपने बताया उसका इम्पैक्ट इंडियन ऑटो कंपनीज, स्पेसिफिकली जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, ऑटो कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं, कहीं तो IT कंपनीज भी है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, केमिकल कंपनियां है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये सारी कंपनीज को एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट मिलेगा। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि अगले 2, 3 या 4 हफ्तों में ये डील फाइनल हो, तो उसका असर डेफिनेटली ये सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स के ऊपर अच्छी तरह से प्ले आउट होगा।
सर ये जो लिकर कंपनीज हैं इनको यूरोप से भी डर रहता है और अमेरिका से भी डर रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत ज़्यादा ही बड़ा एक्सेस दे दे इस पूरे सेक्टर को, क्योंकि भारतीय सरकार को लेकिन एक डर रहता है क्योंकि एक्साइज का बहुत बड़ा पार्ट ये इन्हीं कंपनियों से कमाती है। मैं कल भी देख रहा था कि जीएम ब्रीवरीज के रिजल्ट्स आए थे, उसमें उनकी जो रेवेन्यू है उसका आई थिंक मोर देन 50 to 60% जो कॉस्ट है उन्होंने एक्साइज ड्यूटी और वैट वगैरह में ही पे किया। दैट मीन्स कि हम खुद अपनी जो लिकर कंपनीज हैं उन पर इतना टैरिफ लगा रहे हैं। अब अगर ऐसे में विदेशी कंपनियों के लिए हम टैरिफ बहुत कम कर देंगे या उनके लिए फ्री स्थिति कर देंगे तो हमारी कंपनियों पर तो दोहरी मार है। एक तो आप एक्साइज बढ़ा के बैठे हुए हो, ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दोगे, तो ये कैसे बिहेव करने वाली है लिकर कंपनीज? देखो विवेक, मेरे ख्याल से जो लिकर कंपनीज है वो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में आते हैं। और यहाँ पे एक ऐसा ट्रेंड होता है कि जिसको जो ब्रांड पसंद है वो कंटिन्यू करता है, भले भी वो थोड़ा महंगा हो या थोड़ा एमएनसी के प्रोडक्ट से थोड़ा कम ज्यादा हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडिया में भी एस्पिरेशनल लेवल बढ़े हैं, यंगर जनरेशन का संख्या बढ़ी है और ये मार्केट बहुत बड़ा है। अभी तो एक कंपनी है आपके, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैं कहता हूँ, अभी बीएससी एसएमई का इशू आ रहा है, वो बेसिकली इंपोर्टेड विस्की वोडका इंपोर्ट करते हैं और इंडिया में बेचते हैं, तो उनका अच्छा। भी मार्केट बढ़ रहा है। तो हर प्रकार का कस्टमर इंडियन मार्केट के लिए अवेलेबल है और ऐसा नहीं है कि इंडियन लिकर कोई चूज नहीं करेगा क्योंकि एमएनसी की लिकर सस्ते में मिल रही है। तो मेरे ख्याल से देखिए ये एक ऐसा कस्टमर बेस है जो काफी स्टिकी है। एक बार वो अंदर आता है तो वो डेफिनेटली टिका रहता है, अनलेस ऑफ कोर्स एक्साइज ड्यूटी बहुत ही ज्यादा बढ़ती है। बट अदरवाइज मुझे लगता है कि जो माहौल अभी इंडिया में है, मिडिल क्लास का, एस्पिरेशनल इंडियंस का, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता है कि ड्यूटी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ज्यादा छेड़छाड़ करेगी। और वो भी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट को मिले और उससे उनका भी फायदा हो और ऑब्वियसली इंडस्ट्री का फायदा हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सर, नाटो से भारत को धमकी मिली। अब नाटो के चीफ ने कल एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत, चीन, ब्राज़ील को पुतिन को समझाना पड़ेगा और अगर पुतिन ने युद्ध नहीं रोका तो इसकी जिम्मेदारी इन तीनों देशों पर आ जाएगी और ये बात करें, पुतिन को समझाएं। और अगर रूस के साथ युद्ध बंद नहीं हुआ तो रूस पर तो सैंक्शन लगेंगे ही लगेंगे, बाकी जो ये तीनों देश हैं इन पर भी प्रतिबंध लगेंगे। ये सर कितना सीरियस मैटर है? पुतिन मान जाएंगे 50 दिन में युद्ध रोकने के लिए? क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप अलग नीति पर आ गए हैं, हर चीज़ में वो बिजनेस का धमकी देने लगे हैं और अब नाटो चीफ से बुलवा रहे। तो ऐसे में जो ये हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं या जो ये ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज़ हैं जो अच्छा क्रूड ऑयल इम्पोर्ट कर रही थी, सैंक्शन का कुछ इम्पैक्ट आएगा? देखिए मुझे लगता है कि हिस्ट्री ने आपको दिखाया कि पुतिन साहब के ऊपर पहले भी सैंक्शंस रशिया के ऊपर अनाउंस किए थे, तभी भी कुछ नहीं हुआ और अभी भी मुझे लगता नहीं कि इनसे कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। और देखिए अगर इंडिया को भी धमकी आ गई है तो हम एक बात समझते हैं कि हमारे लिए सेल्फ रिलायंस इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी कंट्री कोई धमकियों से डरेगी तो वो होने वाला नहीं है। तो मेरे ख्याल से देखिए ये बाजार भी जानता है कि इससे कोई ज्यादा मटेरियल इम्पैक्ट आएगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए यूएस को भी हमारा हमारी कंट्री के साथ बहुत बड़ा बिजनेस करना है और बिजनेस अगर करना है तो ऑब्वियसली एमिकेबल टर्म्स एंड कंडीशंस पे करना पड़ेगा। ऐसे धमकियों से तो हम डरने वाले हैं नहीं और बाजार भी ये सब जानता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस न्यूज से कोई ज्यादा फर्क स्टॉक प्राइस या मार्केट के ऊपर आएगा। मेरे ख्याल से मार्केट्स डेफिनेटली इंतजार करेगा कि कोई कंक्लूसिव कॉन्क्रीट पैकेज इंडिया यूएस ट्रेड डील का आवे। वो सबसे बड़ा ट्रिगर नियर टर्म में रहना चाहिए। ठीक है। तो सर कोई आपके पसंदीदा शेयर, क्योंकि इनके अब रिजल्ट्स आने शुरू हो रहे हैं, 18 तारीख को रिलायंस के रिजल्ट आ रहे हैं, एमआरपीएल के आ रहे हैं, फिर उसके बाद बाकी सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की भी रिजल्ट्स की डेट आई जाएंगी और इस बार माना जा रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के रिजल्ट्स अच्छे आने वाले, बम्पर प्रॉफिट देंगी, मोर देन 100% प्रॉफिट सभी कंपनियां दर्ज कराएंगी। कोई पसंदीदा शेयर सर आपका? देखिए मुझे लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में हमको बीपी, एचपी, आईओसी तीनों पसंद है। अगर किसी को निवेश भी करना है शॉर्ट टर्म नहीं, थोड़ा सा मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली आपको इसमें खरीदना चाहिए क्योंकि ऑटो और एविएशन डिमांड बहुत अच्छी तरह से बढ़ी है, तो इसका फायदा भी इनको मिलेगा।
और मुझे लगता है कि देखिए जो सीमेंट कंपनियां हैं, अभी तो बारिश का सीजन है, लेकिन सेकंड हाफ ऑफ FY 25 26 आपको अच्छा ग्रोथ इन सीमेंट कंपनीज में देखने को मिलेगा। तो रैमको सीमेंट है, हेडलबर्ग सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट्स है, यहाँ पे भी थोड़ा सा फोकस करिए। और होटल सेक्टर पे जैसे हमने पहले भी आपको बोला है विवेक, हमको इंडियन होटल्स अभी भी पसंद है। कल नंबर्स आएंगे कंपनी के, नंबर्स बहुत ही दमदार आने की उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात, अभी आज मैं पढ़ रहा था कि ये न्यूज ऑफकोर्स कंफर्म नहीं है कि ओरिएंटल होटल जो इनकी ग्रुप कंपनी है वो शायद इनके साथ मर्ज हो जाएगी। तो अगर वैसा होता है तो उनको और थोड़ा उनके रूम जो फैसिलिटीज है उसमें थोड़ी और वैरायटी मिलेगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा करके SIP करके स्टॉक को एक्यूमुलेट करिए। अगले साल 1.5 साल का आपका नजरिया है तो अच्छा पैसा बनेगा। सर एक और इम्पॉर्टेंट शेयर, उसके परसों रिजल्ट्स आए थे, चला भी बहुत अच्छे से। ओला इलेक्ट्रिक का शेयर हमने देखा 48 रुपये तक चला गया था, फिर दोबारा से टूट के उन्हीं लेवल्स की तरफ अग्रसर है, 43 रुपये की रेंज तक पहुंच गया। हालांकि 8 में से 5 रिसर्च हाउसेस की जो इस काउंटर पर रेटिंग है वो बाय या होल्ड की है, और 3 रिसर्च हाउसेस की इसमें रेटिंग सेल की है। अब 8 में से 5 तो बुलिश है एक तरह से। गोल्डमैन सैक्स ने जो इसका टारगेट दिया वो 63 रुपये का दिया है। उनका कहना है कि मार्जिन्स बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट, हमने उस दिन रिजल्ट्स पढ़ते समय बताया भी था कि कंपनी कह रही है कि हमारे मार्जिन्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे, उन्हें PLI का बेनिफिट Q2 से मिलेगा। मैनेजमेंट की कोशिश से सेटिस्फाइड भी हैं गोल्डमैन सैक्स, तो इसलिए उन्होंने 63 रुपये का टारगेट दिया। वहीं कोटक ने 30 रुपये का टारगेट दिया। तो बड़े मिक्स से व्यूज़ हैं। टारगेट में नीचे की साइड का आपको 30 रुपये का डाउन साइड है, और 63 रुपये का अप साइड का टारगेट भी मिला हुआ है। आप सर किस पाले में, डाउन साइड वाले में या अप साइड वाले में? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए अभी भी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो, एक बात तो मैं मानता हूँ कि ओला का ब्रांड बहुत वेल नोन है, पॉपुलर है, इनका मार्केट शेयर भी सबसे ज्यादा है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी दिक्कत इस कंपनी की ये कि अभी भी ये कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ऑपरेटिंग इबिटा नहीं कमा रही। दूसरी बात, ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर देखिए तो FY 25 के लिए करीबन 2,500 करोड़ का नेगेटिव नंबर था। अभी पहले तिमाही में इन्होंने परफॉर्मेंस तो अच्छा दिखा है, इनफैक्ट लॉसेस कम हो चुके हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज भी जो बहुत 235-240 करोड़ माइनस थे वो अभी 2 करोड़ -27 करोड़ हो चुके हैं। मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी बहुत एग्रेसिव दिया है। पर देखिए अभी प्रॉब्लम क्या है कि इक्विटी बेस बहुत ज्यादा हो गया है। इनफैक्ट विवेक देखिए, कोई भी निवेशक जब ऐसी कंपनी में निवेश करता है तो उसको अर्निंग्स ग्रोथ देखनी होती है। अभी 4,400 करोड़ की इक्विटी इस कंपनी की बनी है। और हालांकि प्रोडक्ट लॉन्च अच्छा है, अभी मोटरसाइकिल में भी ये उतर रहे हैं। मेरे ख्याल से 22,000 से 35,000 का जो टारगेट उन्होंने बोला है कि हम करेंगे आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में, तो मार्केट ये नैरेटिव को सुनेगा और उसके बाद देखेगा कि एग्जीक्यूशन कितना है। अगर एग्जीक्यूशन ठीक ठाक रहता है तो इसमें जरूर थोड़ा सा उछाल आएगा, क्योंकि बहुत लोग 120-125 रुपए से अटके हुए हैं। तो काफी लोगों का पैसा ऑलरेडी टूटा है। अभी अगर कंपनी डिलीवर करती है तो ठीक है, अगर कंपनी मान के चलिए 1-2 क्वार्टर्स नंबर पे डिलीवर नहीं करती, प्रॉफिटेबल ग्रोथ दिखाती नहीं है, तो मेरे ख्याल से आगे का रास्ता इनके लिए काफी चैलेंजिंग रहेगा। तो मैं अभी भी उस कैंप में हूँ कि मैं इंतजार करूंगा। मैं अभी इस लेवल पे खरीदने की राय बिल्कुल नहीं दूंगा। ठीक है, तो इस लेवल पर खरीदने की राय नहीं देंगे। लेकिन कुछ रिजल्ट्स पर हम अब बात करते हैं। Q1 रिजल्ट्स जिन कंपनीज के देखने के लिए मिले कल मार्केट बंद होने के बाद, सर जस्ट डायल इसके रिजल्ट्स देखने से अच्छे लगेंगे, लेकिन पहले मैं रिजल्ट्स ही बता देता हूँ। 6% रेवेन्यू बढ़ा, नेट प्रॉफिट में करीब 13% का जंप देखने के लिए मिला, एबिटा करीब 7% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, मार्जिन्स भी मार्जिनली बढ़ते हुए दिखाई दिए, 28.7 से 29% आते हुए दिखाई दिए। लेकिन इसमें एक चीज़ जो कि परेशान करने वाली थी वो थी इसकी अदर इनकम, जिसकी वजह से कंपनी के जो रिजल्ट्स थे, नेट प्रॉफिट था, उसमें एक ग्रोथ आती हुई दिखाई दी। अविनाश सर देखिए, इसकी अदर इनकम आई है 127 करोड़, और जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 87 करोड़ थी। दैट मीन्स कि आप ऐसा समझो कि 40 करोड़ रुपए जो नेट प्रॉफिट में जुड़े हैं वो सीधे अदर इनकम से जुड़े हैं। अगर आप टैक्स एडजस्ट भी कर लेंगे तब भी 20% का टैक्स स्लैब है इनका, तो करीब 40 पे से 20% घटा दो तो 32 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट में जुड़े, प्रॉफिट करीब 160 करोड़ रुपए का। तो दैट मीन्स कि अगर 160 में से आप 32 करोड़ घटाओगे तो करीब करीब 128 करोड़ बैठेगा प्रॉफिट, विच इज़ लोअर देन द लास्ट ईयर वाला जो प्रॉफिट है जून वाला, जिसकी वजह से काउंटर गैप अप खुला रिजल्ट्स देखे उसने। और उसके बाद जब जो स्मार्ट प्लेयर्स थे जिन्होंने रिजल्ट्स को डीपली पढ़ा, उन्होंने काउंटर को बेच दिया। अभी क्या करें सर?
नहीं, मेरे ख्याल से देखिए अभी तो ये कंपनी को देखिए, ये रिलायंस की ग्रुप कंपनी बनी है, और दूसरी बात क्या है ना कि इनका कैश फ्लो जनरेशन बहुत बढ़िया है। देखो ये कंपनी की सबसे बड़ी बात क्या है कि बिजनेस मॉडल वेल एस्टेब्लिश्ड है, ये पुराना प्लेयर है, मार्जिन अच्छे हैं। लेकिन जैसे आपने बोला कि ये क्वार्टर में अदर इनकम के ही कारण प्रॉफिट बढ़ा है, और जब भी मार्केट में देखिए अदर इनकम का क्वांटम बड़ा होता है, तो मार्केट ऐसे रिजल्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस और अहमियत देता नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको शायद एक आध दो क्वार्टर वेट करना पड़े, अभी खरीदने का टाइम तो नहीं है। बट अगर आपका पास ऑलरेडी ये स्टॉक है, तो आपको कम से कम 6-8 महीने का टाइम देना चाहिए, क्योंकि देखिए ऑनलाइन मार्केट ग्रो कर रहा है। इस क्वार्टर में होपफुली जो ग्रोथ एक्सपेक्ट किया था ओवरऑल टॉप लाइन एबिटा एंड पीएटी पे नहीं आया है कोर ऑपरेशन से। बट अगर नजरिया आपका 6 to 12 मंथ है, तो अगर गिरावट आती है तो खरीदने का जैसा ये स्टॉक है, बहुत ही वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है। और ऑब्वियसली कैश फ्लो मैनेजमेंट बहुत इनका अच्छा है, इनके पास कोई कर्जा नहीं है, बहुत अच्छी कैश बुक्स पे बैठी है। तो ये सारी चीजें देख के लंबा निवेश अगर करना है तो अच्छा यहाँ पे पोजीशन आप बना सकते हो। बट शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा अपसाइड एक्सपेक्ट मत करिए। अगली खबर सर, एच डी बी फाइनेंशियल जहाँ पर की रिजल्ट्स आए, अभी हाल की लिस्टिंग है ये कंपनी। नेट इंटरेस्ट इनकम में 18% का जंप देखने के लिए मिला, लेकिन नेट प्रॉफिट में करीब 2.5% की गिरावट। और लिस्ट होने के बाद ये जो रिजल्ट आते हैं ना सर, ये इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को शेक करते हैं कि अभी तो मैंने शेयर आईपीओ में डाला, शेयर को चढ़ते हुए देखा, मैंने लॉन्ग टर्म समझ के रख लिया और इसने रिजल्ट खराब देने शुरू कर दिए। ये कॉन्फिडेंस शेकर है ये वाले रिजल्ट, इसमें क्या करना चाहिए जिनके पास आईपीओ के शेयर पड़े हुए हैं? नहीं, डेफिनेटली थोड़ा डिसअपॉइंटिंग जरूर है। देखिए विवेक, नॉर्मली लोग पैसा कोई भी कंपनी में इसलिए लगाते हैं क्योंकि ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हैं। मेरे ख्याल से बहुत ही निराशक नंबर है, एसेट क्वालिटी पे भी थोड़ा प्रॉब्लम है, और प्लस जो कॉनकॉल हुआ उसमें मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा कि कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग जो सेगमेंट है, वहां पे काफी दिक्कतें वो देख रही है। हो सकता है कि एक दो क्वार्टर थोड़ा ग्रोथ थोड़ा सा कम हो। तो डेफिनेटली पब्लिक इशू इन्वेस्टर्स के पास कोई चारा नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में प्राइस बढ़ेगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ पे नजरिया आपको कम से कम 12-15 महीने का रखिए, तभी अच्छा पैसा इसमें बनेगा। और देखिए अगर कमेंट्री मैनेजमेंट की थोड़ी सी वीक और कॉशियस आती है, तो डेफिनेटली शेयर नेगेटिव खुलेगा। और इस प्राइस पे तो मैं नहीं चाहूंगा कि आईपीओ इन्वेस्टर्स उनका माल बेचे। लेकिन लॉन्गर टर्म में पैसा बनाना है तो साल 1.5 साल का नजर रख के यहाँ पे पोजीशन होल्ड करें। अभी अगर आपको खरीदना है तो 1.5 साल का व्यू लेके आप काम कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड नहीं आएगी। अगला काउंटर सर, जियोजित आज करीब 5.5% नीचे है। रिजल्ट भी देख लेंगे तो शायद पता लग जाएगा कि क्यों नीचे है 5.5%। रिजल्ट्स एक बार देख लेते हैं। 15% रेवेन्यू डाउन आया और प्रॉफिट्स 37% डाउन आया कंपनी का, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में आज करीब 78 रुपये का लेवल दिख रहा है, 77-78 रुपये लेवल दिख रहा है और करीब 5% नीचे है। आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार जियोजित के रिजल्ट दिखा दिए जाए। अविनाश सर, देखिए इस समय पर जिस तरह का ये जो क्वार्टर रहा था, अप्रैल में हमने मार्केट को लो बनते हुए देखा और उसके बाद एक वन वे रिकवरी देखी जून में, मई जून में। अप्रैल से इनफैक्ट ये शुरू हो गई थी। तो ब्रोकरेज हाउसेस के रिजल्ट्स क्यों नहीं अच्छे आ रहे? देखिए ब्रोकरेज हाउसेस के रिजल्ट इसलिए भी नहीं आ रहे क्योंकि काफी हद तक रेगुलेटर ने बहुत रिस्ट्रिक्शंस अभी एफएनओ पे लगाए हैं। आपको पता है कि उन्होंने एक रिपोर्ट भी निकाली थी जहां पे उन्होंने बोला कि 98% जो ट्रेडर होते हैं वो लॉस करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो एफएनओ वॉल्यूम है वो मेरे ख्याल से काफी प्लेयर्स का कम हो चुका है। आपने एंजल ब्रोकिंग देखा, आईएफएल देखा, 361 देखा, तो ये भी नंबर्स कोई खास नहीं है। तो ओवरऑल कैपिटल मार्केट का जो भी स्टॉक है वो इस क्वार्टर में तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत मार्केट भी गिरा है, वॉल्यूम्स कम हो चुके हैं, तो इसका भी असर आपको देखने को मिला है। तो मैं कहूंगा कि देखिए कैपिटल मार्केट में जो कंपनी सबसे सेफ है वो तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, म्यूचुअल फंड वाली जो कंपनियां हैं, और जो रजिस्ट्रार वाली कंपनीज है जैसे कि कैम्स हो गया, के क्या 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 केफिन हो गया। यहाँ पे बिजनेस थोड़ा सा स्टेडी है। बट ब्रोकिंग कंपनीज के लिए मुझे लगता है कि प्योरली अगर ब्रोकिंग का ही फोकस है तो दिक्कतें होंगी, क्योंकि देखिए आज ब्रोकिंग कंपनीज ने बहुत सारे दूसरे बिजनेस किए, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल है, उनके पास एएमसी है, पी फंड है, उनके पास दूसरे भी विकल्प है। तो कहीं ना कहीं आपका डाइवर्सिफाइड बास्केट होगा तो ठीक होगा। और रही बात जियोजित फाइनेंशियल की, तो देखिए ज्यादातर रिटेल फोकस्ड ब्रोकिंग हाउस है, ब्रोकिंग से ही ज्यादा पैसा बनाते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन से बनाते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि नंबर्स उम्मीद से बहुत खराब आ चुके हैं। तो लग तो रहा है कि अभी फ्रेश निवेश इमीडिएटली ना करे, थोड़ा सा स्टॉक को स्टेबलाइज होने दे।
और मेरे ख्याल से सितंबर के बाद होपफुली यहाँ पे अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। ठीक है। सर, इसी सेगमेंट की दूसरी कंपनी एंजल वन आज रिजल्ट दे रही है। इससे क्या उम्मीदें करनी चाहिए? तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि नंबर्स थोड़े से नरम ही आएंगे। जैसे आपने देखा कि ब्रोकिंग कंपनीज में मार्जिन प्रेशर है, वॉल्यूम्स कम हो चुका है, एफ पे भी रेगुलेटर ने रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं। तो यहाँ पे भी नंबर्स थोड़े नरम आएंगे, बट मुझे लगता है कि देखिए एंजल वन का एडवांटेज है कि उनका पूरा ऑपरेशन ऑनलाइन है, जहाँ पे खर्चा कम होते हैं और स्केलेबिलिटी का पोटेंशियल काफी है। तो यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि लंबी अवधि के लिए एंजल वन डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है, अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल का है। ठीक है। सर, एक और खबर आज पीवीआर के शेयर में, पीवीआर आइनॉक्स के शेयर में गिरावट देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट ने मूवी टिकट के प्राइजेस पर एक कैप लगाने की बात की है। 200 रुपये पर ये कैप लग जाएगा, जिसकी वजह से अगर ऐसा ही और बाकी स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ कुछ फॉलो करती हैं तो देयर वुड बी ए प्रॉब्लम फॉर पीवीआर, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे चार्ज कर रहे थे। अविनाश सर, इस खबर को कैसे देखें कि ये वॉल्यूम बढ़ाएगा पीवीआर के लिए, जो कि ऑक्यूपेंसी कम रही है, शायद पीवीआर को नहीं समझ आया, और या ये इनके मार्जिन्स को घटाएगा जिसको शायद कंपनी झेल नहीं पाएगी? देखिए विवेक, मुझे लगता है कि खबर तो नेगेटिव है, क्योंकि प्राइस पॉइंट अगर 200 रुपया कैप होता है तो तकलीफ हो सकती है। हमने जो जानकारी प्राप्त की है उसमें हमको पता है कि जो कर्नाटका में एवरेज टिकट प्राइस पीवीआर का है वो करीबन 200 से 270 रुपया है। तो आप ये मान के चलिए कि डेफिनेटली टिकट के प्राइसेस कम होंगे तो उनकी रेवेन्यू हिट होगी। लेकिन पूरा अगर पीवीआर का स्क्रीन साइज देखें तो 1700 स्क्रीन के ऊपर इनका कैपेसिटी है, उसमें से मुश्किल से 10% ही कर्नाटका में। और यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें तो मुझे लगता नहीं कोई बड़ी आफत आएगी। मुश्किल से 2 या 3% रेवेन्यू हिट होगा, और प्रॉफिट में भी कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो सेंटिमेंटली न्यूज खराब है, लेकिन एक्चुअल नंबर की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई डरने की बात है, क्योंकि ज्यादा रेवेन्यू कर्नाटका से इतना कुछ आ नहीं रहा था, प्रॉफिटेबिलिटी भी आ नहीं रही थी, और इनके काफी स्क्रीन कंट्री में फैले हुए हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा नेगेटिव सरप्राइज होगा। और देखिए आगे चल के ये मैटर केस में जाएगा। केस में अगर मान के चलिए पीवीआर मैटर जीतती है तो वापस बिजनेस चालू हो जाएगा। तो आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, यहाँ पे कंप्लीटली पैनिक मोड में आने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो कंप्लीटली पैनिक मोड में आने की ज़रूरत नहीं है। अविनाश सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ दूसरी खास मेहमान जुड़ी हैं। हमारे साथ आस्था जैन मैम जुड़ी हैं हेम सिक्योरिटीज से। आस्था मैम, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आस्था मैम, पहले मैं आपका इंडेक्स पे व्यू लेना चाहता हूं, क्योंकि इंडेक्स में आज थोड़ी सी नरमी देखने के लिए मिल रही है। मैम, कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहे हैं आपको निफ्टी में और बैंक निफ्टी में? जी विवेक जी, देखिए जिस तरह से आज हम यहाँ पे एक मूवमेंट देख रहे हैं इंडेक्स में, थोड़ा सा यहाँ पे वीक साइड में हमें देखने को मिल रहा है। एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट 25,120 के स्तर पे था। इनफैक्ट देखा जाए तो आज का लो भी वहीं पे है, और ये कल के लेवल के हिसाब से भी मैं एक लो बता रही थी। तो आने वाले टाइम में अगर 25,120 का लेवल टूटा तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट 25,080 का आ जाता है। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 25,080 का, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जब तक 25,080 के ऊपर है एक उम्मीद कायम है, लेकिन अभी खरीदारी ना करें ये सोच के कि 25,080 के ऊपर ये चल रहा है, क्योंकि थोड़ा बायसनेस अभी डाउन साइड की आई है। सिर्फ अगर कोई लॉन्ग पोजीशंस पहले से ली है तो होल्ड कर सकते हैं 25,080 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन नई पोजीशंस अभी ना लें। थोड़ा सा हमें एक रेंज बाउंड या फिर थोड़ी वीकनेस हमें अभी भी देखने को मिल सकती है निफ्टी में। निफ्टी को तेजी अगर दिखानी है तो उसे एक इम्पोर्टेंट लेवल को पार करना बहुत जरूरी हो जाएगा, जो 25,180 है। यानी कि यहाँ से 40 पॉइंट ऊपर अगर निफ्टी गया और आधे घंटे तक टिक गया तो फिर निफ्टी में वापस तेजी आएगी, जो उसे 25,250 तक लेके जाएगी। अभी कुछ ना करें, थोड़ा सा वीक हो सकता है निफ्टी। 25,080 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन होल्डर्स कंटिन्यू कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशंस को।